ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। और शो की शुरुआत करते हैं इस वीकेंड पे मुझे 25 कॉल आए और हर कोई कह रहा था कि कोल्ड प्ले की टिकट दिलवा सकते हैं क्या। तो मैंने 2 हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा और कुछ मंगा लो। आईपीओ में एलोकेशन की अगर आप रिक्वेस्ट करते तो फिर तो भी मैं कहता कि भाई उसमें भी मेरा कोई ऑब्वियसली वो है नहीं, लेकिन वो फिर भी एक ठीक ठाक रिक्वेस्ट होती। लेकिन आप कोल्ड प्ले की टिकट अगर मांग रहे हैं, कल क्रैश हो गई थी बुक माई शो की वेबसाइट। और कल मतलब देखिए, मैं तो ओल्ड स्कूल से हूँ। मुझे तो कल मेरी बेटियों ने बताया था कि पापा कोल्ड प्ले का कुछ कॉन्सर्ट हो रहा है। और मैंने कहा अच्छा क्या है ये कोल्ड प्ले। तो फिर उन्होंने कहा आप तो बूढ़े हो गए। मैं कहा हाँ ठीक है, भाई मुझे नहीं पता था। तो मैंने खैर उसके बाद पता किया कि क्या होता है कोल्ड प्ले। उसके बाद देखा कि हर कोई उसके पीछे लगा हुआ है। फिर देखा तो कल कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि पहले स्टार्ट हुआ कि 60,000 लोग अहेड ऑफ यू। फिर वो देखो स्क्रीन पर आ रहा है 5.5 लाख लोग अहेड ऑफ यू। अगला फिर कुछ एक और आ गया, आई थिंक 6-7 लाख, फिर 7 लाख लोग अहेड ऑफ यू। एंड तक मीम बना पूरी दुनिया इज अहेड ऑफ यू। वो आएगा देखिए आपके स्क्रीन पर कि भाई किसी को नहीं मिला। और फाइनली वो क्यू में अगले प्लीज हाँ ये देखिए, ये वो मीम बना था, ये पूरे से घूम रहा था कि पूरी दुनिया इज अहेड ऑफ यू। और किसी ने कहा कि भाई इससे ज़्यादा आसान तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ मिलना था। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, अब आज के सबसे बड़े क्यू पर आते हैं। और आज का सबसे बड़ा क्यू है जो फ्राइडे को डेटा आया आशीष, आई पॉपिंग डेटा। मैं मतलब जिसे कहते हैं ना वो फटा का फटा रह जाए वैसा डेटा आया। फ्राइडे को एफआईएस ने 14,000 करोड़ रुपए की कैश बाइंग की। वो जो हेडर में लिया ना, एफआईएस लौट के बुद्धू घर को आए। खैर ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा, अब इसमें आप ये कह सकते हैं कैश प्लस इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस स्टॉक फ्यूचर्स में मिलाकर 3 दिन में तीनों के इंस्ट्रूमेंट में मिलाकर 40,000 करोड़ की बाइंग। 40,000 करोड़ की बाइंग कैश प्लस इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस स्टॉक फ्यूचर्स में मिलाकर ये इतिहास में एफआईएस की अब तक की सबसे बड़ी खरीदारियों में से एक है। आई थिंक सबसे बड़ी शायद ना हो, लेकिन सबसे बड़ी कई सबसे बड़ी हो उनमें से कोई एक है ये। और एक चीज़, एफआईआईस के नेट लॉन्ग्स, और ये डेटा मैंने राहुल शर्मा जी से लिया है तो उनको क्रेडिट दे रहा हूँ इसके लिए। एफआईआईस के नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर 3.6 लाख पर एक ही दिन में एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन 61% बढ़ी है। 61% एफआईआईस की लॉन्ग परसेंट। जो हमारी बात हो रही थी ना कि ये मार्केट अब तक तो चल रहा था एफआईआई के सपोर्ट के बिना, अगर एफआईआई वापस आ गए इस मार्केट में तो क्या होगा। तो ये होगा जो आपने देखा था कि फ्राइडे को एक ही दिन में 400 पॉइंट ऊपर, उसके बाद भी आज 200 पॉइंट का गैप। क्यों? क्योंकि एफआईआई जो होते हैं ना ये मोमेंटम चेज करते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे डीआईएस जो है ना वो सटीक मतलब बहुत प्राइस के हिसाब से बाय करते हैं, लिमिट ऑर्डर डालते हैं। एफआईआई का क्या है, मार्केट ऑर्डर डाल दिया, बस लेना है हमको, जो मर्जी भाव मिल रहा है उस पर लेना है। पिछली बार ये 61% एक दिन में जब एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन बढ़ी थी वो था 27 जून को। और 27 जून के बाद निफ्टी 15 दिनों में 1000 पॉइंट भागा था। अब पिछले 11 दिन में भाग गया 1000 पॉइंट, तो अगले 15 दिन में क्या फिर एक 1000 पॉइंट की तेज़ी आएगी? मेरा ये मानना है कि आएगी, ये पॉसिबल है। तो इसके लिए बहुत शानदार मूव्स मार्केट में। लीजिए भाई साहब, बढ़िया सी टोन इस ऑल इंपॉर्टेंट वीक की सेट। ऑल इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद गुरुवार के दिन मंथली एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे होंगे और इस तरह के रुझान बैठते हुए तगड़े फ्लोज चैनलाइज होंगे, हो रहे हैं। हमने कई बार पिछले हफ्ते कमेंट्री में मेंशन करा था बैंक्स बेहतर पेडेस्ट्रियल पे खड़े हुए हैं और दिख भी रहा था। ऐसे में अब सुनिश्चित कर लिया जाए कि लीडरशिप उसी पॉकेट में। मैं एक चार्ट के साथ शुरुआत करता हूं, आपको एक चार्ट दिखाता हूं। ये क्या है? ये चार्ट है, एक रेशो चार्ट है, एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी का रेशो चार्ट। अब देखिए, ये इतिहास में इसने जब भी इस लेवल पर आया है उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने एक बड़ा मूव दिया। बेसिकली क्या है ये चार्ट? ये आपको बताता है कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक प्राइस कंपेयर टू बैंक निफ्टी कहाँ है। तो जब ये बैंक निफ्टी वर्सेस एचडीएफसी बैंक है ये, तो इसके लिए बैंक निफ्टी जब ये जो रेशो इसलिए ऊपर बढ़ रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था एचडीएफसी बैंक को। उसके बाद वो अंडर परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई और अब देखिए लोअर लेवल से अब एचडीएफसी बैंक ने वापस आना शुरू किया। ये सॉरी उल्टा बोल गया मैं, पहले एचडीएफसी बैंक वर्सेस बैंक निफ्टी पहले रैली होती थी, फिर पिछले कई महीनों से लगातार इसने अंडर परफॉर्म किया। अब एक सपोर्ट पर आकर एक रिवर्सल आया है और इस रिवर्सल को शायद फ्राइडे को एफआईआईएस ने कैच भी किया है। डिलीवरी वॉल्यूम देखिए अब आप फ्राइडे के एचडीएफसी बैंक में 3,000 करोड़ की डिलीवरी बाइंग, आईसीआईसीआई बैंक में 6,000 करोड़ की डिलीवरी बाइंग। आशीष क्या बात हुई थी हमारी फ्राइडे को कि इस मार्केट में अब लीडरशिप प्राइवेट बैंकों में होगी क्योंकि यहाँ पर अब वैल्यूएशन कंफर्ट है। सारे के सारे स्टॉक्स अपने मीडियन वैल्यूएशंस के नीचे हैं। कोटक बैंक में 2,500 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई। तो बैंकों, जैसे मैं कह रहा है, अब उस पॉइंट को वापस रिपीट करते हैं। फ्राइडे को जो 14,000 करोड़ की बाइंग हुई है, इसमें एक तर्क आप ये जोड़ सकते हैं कि भाई फुटसी की रिबैलेंसिंग हुई थी।
मैं मान रहा हूँ उस बात को कि फुटसी की रीबैलेंसिंग हुई थी और उसकी वजह से जो कैश का नंबर है वो इम्पैक्ट हुआ था फुटसी के उसकी वजह से। लेकिन इसको रीड थ्रू क्या है, इसका रीड थ्रू क्या है? इसका रीड थ्रू ये है, पहली बात तो लार्ज कैप बैंकों को खरीदा गया, लार्ज कैप प्राइवेट बैंकों को, और दूसरी बात जब भी एफआईआईज वापस आएंगे तो उसके बाद वो सबसे पहले लार्ज कैप बैंकों को बेसिकली खरीदते हैं। तो अब यहाँ से मेरा मानना ये है कि निफ्टी और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी में एक वन वे तेज़ी, एक मेल्टअप की शुरुआत हुई है। मेल्टअप में मार्केट्स बहुत तेज़ी से भागता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको देता है जो इस अनकंफर्टेबल पोजीशन में बने रहते हैं। अनकंफर्टेबल पोजीशन क्यों? क्योंकि होल्ड करना सबसे टफ होता है। फ्राइडे को भी बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक करा होगा, ह्यूमन नेचर है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इतना बड़ा प्रॉफिट आप बुक करेंगे, उसमें क्या बने रह सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो लोग शामिल नहीं हुए इस मार्केट में उनको मार्केट मिजरेबल फील कराएगा, मिजरेबल। बहुत लोगों ने मिस की है ये रैली और बहुत लोगों को लग रहा है ये तो मिस हो गई, ये तो मिस हो गई, वो हर लेवल पर उनको लग रहा है ये तो मिस हो गई रैली। अगले 2 से 3 महीने लार्ज कैप पर फोकस करें, लार्ज कैप पर फोकस करें। मेरे ख्याल से लार्ज कैप का टाइम अब आ गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत पैसा बन गया। अब देखिए, आप पिछले हफ्ते भी देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चले रिलेटिवली। आपका पोर्टफोलियो आपको लग रहा होगा कि उतना नहीं चला जितना निफ्टी चल रहा है। ये फेजेस होते हैं मार्केट में। अगले 2 महीने मुझे लग रहा है लार्ज कैप्स को बिलोंग करेंगे क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत पैसा बना है। मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि अपने जो मेरे स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं या जो मिड कैप के फंड जिसमें मेरा बड़ा पैसा बना है उनको अब मैं शिफ्ट करूँ लार्ज कैप्स में, क्योंकि लार्ज कैप में मुझे लग रहा है कि अब तेज़ी की बड़ी शुरुआत हुई है और ख़ास तौर से बैंक्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बड़ी तेज़ी होगी। तो मतलब मैं पता सुबह मेंशन कर रहा था कि ब्रॉडर मार्केट थोड़े से पस्त पड़े, लार्ज कैप पिछले हफ्ते आउट परफॉर्म कर गए। इक्वेशन ऐसी चलने वाली है वैसा लग रहा है। कुछ क्योंकि एफआईआईज का पैसा आ रहा है और लार्ज कैप चेंज हो रहे होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने देखा नहीं है ना, इतने टाइम के बाद तो लार्ज कैप चले इस तरीके से। पिछले थर्सडे को निफ्टी 400-450 पॉइंट भागा था। इस फ्राइडे को आप फिर इतनी निफ्टी में आपने 400 पॉइंट की रैली देखी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के मूव्स आपने लास्ट कब देखे थे? वो मूव्स ड्यू थे मार्केट में आने, क्योंकि लार्ज कैप चले ही नहीं थे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं वीकेंड पे एक राकेश झुंझुनवाला का पुराना इंटरव्यू देख रहा था जो हमारे सिस्टर चैनल है, तब मैं उस चैनल में हुआ करता था। उसमें उन्होंने एक व्यू लिया था कि 2030 में अगर मार्केट इसी तरीके से चलता रहा और अर्निंग्स ग्रोथ इसी तरीके से रही तो निफ्टी 1.25 लाख होगा, ठीक है। अब अभी हम 26,000 पर ही हैं, तो टेक्निकली निफ्टी कुछ बहुत ज़्यादा चला नहीं है। अगर आप निफ्टी का मूव देखेंगे पिछले 7-8 साल का, ये तो हमारी आदत ख़राब हो गई, हम हर चीज़ को पोस्ट कोविड लो से देखते हैं इसके लिए। वरना अगर ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी को, निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से चला है। निफ्टी के पीई में अब तक कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। निफ्टी में कोई ऐसा नहीं है कि हम बबल में आ गए, कोई बबल का कोई साइन ही नहीं है। तो इसके लिए हाँ, स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ बबल के साइन हो सकते हैं। इसके लिए एक ज़रूरी है कि अगला फेज जो है वो लार्ज कैप्स को बिलोंग करे। वो कुछ पॉकेट्स की तो बात हमने करी भी थी, वो डिफेंस, वो रेलवेज, उसके बाद देखिए Exactly. 40% झड़ गए अपने टॉप से। खैर, लार्ज कैप्स लार्जली अब शायद मोमेंटम को ड्राइव करते हुए नजर आए, वो आपकी गो टू पॉकेट हो सकती है। अब चलिए आज के सेशन के बेसिक्स की तरफ बढ़ा जाए, जो माइक्रो और मैक्रो डेटा आज के लिए। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत भाई साहब तेजी तूल पकड़ रही है। हम फ्राइडे को 1.5% उछले थे, आज सुबह काफी देर तक आधे % की गैप अप की तैयारी हो रही थी और अब 3/4% उछाल। तो सुबह के 125 से 150 की जगह अब 250 से 200 पॉइंट के गैप की तैयारी हो रही है, ऐसा गांधीनगर से संकेत आते हुए हमारे मार्केट्स के लिए। एशिया अब धीरे धीरे करके लार्जली सारे पॉकेट्स इन ग्रीन। एशिया में ध्यान रखिए कि जापान का बाजार निकेई बंद है। आज सुबह से मेरा मतलब है 7 बजे लाल और हरे के बीच में झूल रहे थे, अब सारे मार्केट्स इन ग्रीन है और उसके पीछे की बड़ी वजह है यूएस के फ्यूचर्स जब से तस्वीर बदल रहे हैं, आधे % तक उछले, पूरा एशिया बेहतर कर रहा है, हमारा और गैप बढ़ रहा है। ऐसे में नीरज जी से जान लिया जाए हैंडओवर है कैसा। फ्राइडे को दरअसल यूएस का मिला जुला सेशन था, पर उन्होंने भी बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर लिए। थर्सडे को उन्होंने बहुत बढ़िया हैंडओवर दिया था। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। फ्राइडे को वहाँ के सेशन ने, चूंकि थर्सडे को बहुत बड़ी रैली हुई थी, इसलिए फ्राइडे को थोड़ा सा ब्रीदर लिया उसने, और अब एक वॉइस ये भी फिर से उठने लगी है कि एक और 50 बेसिस पॉइंट कट आ सकता है दिसंबर से पहले। तो खैर इसके बीच में मार्केट ठंडा हुआ। 2 खबरें यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए। एक तो चाइना में रेट कट कर नहीं रहे वहाँ के जो बैंक्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से। दूसरा, यूएस उसके ऊपर और सख्ती लगा, वो इलेक्शन का साल चल रहा है,
तो जितनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कारों में लगते हैं उस पर कंप्लीट बैन लगाने की तैयारी है। दूसरा फेडेक्स का Q1 का रिजल्ट आया और रिजल्ट अच्छा नहीं था, 25% रेवेन्यू कम हुआ, स्टॉक 15% गिरा और गाइडेंस भी कमज़ोर दिए हैं फेडेक्स ने। तो ये दो खबरें थी जो कि आप मान सकते हैं नेगेटिव ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। गोल्ड $2600 के बिल्कुल क्लोज जाके उसने स्पॉट में क्लोजिंग दी है और फ्यूचर्स में तो एक बहुत ऊपर गया है, 2660-65 तक के आसपास भी गया है। तो सोने में भी तेज़ी है, इक्विटी मार्केट में भी तेज़ी है, बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई हुई है। तो इस समय एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहाँ पे हर एसेट क्लास में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और वही फ्यूचर्स इंडिकेट भी कर रहे हैं। लिक्विडिटी का पूरा खेल चल रहा है। पैसा ही चलाता है बाजार को और पैसा बहुत है। अदरवाइज आज सुबह के लिए ग्लोबल इंडिकेशंस हैं थोड़ा से मंदी का डर, पर उससे ग्लोबल मार्केट्स भी कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं दिख रहे हैं। अक्रॉस द ग्लोब हारे में ट्रेड हो रहा है और हम भी उस मोमेंटम को एंजॉय करेंगे, अपने फ्राइडे के अप मूव्स को और फर्दर कंसोलिडेट कर रहे होंगे। ऐसे में फ्राइडे को हुआ क्या और किस तरह का सेटअप खड़ा? भाई फ्राइडे को एक समय तो मेरे ख्याल से 1:30 बजे के आसपास बास्केट सेलिंग हुई ऐसा लगा था। उसके बाद लोअर लेवल से क्या मूव्स पकड़े और नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे जाके क्लोज होते हुए नजर आए भारतीय बाजार। इंटरेस्टिंग सेशन था। सेटअप कैसा रहा उस बीच? बिल्कुल देखिए आशीष, और ये ना आपने बिल्कुल सही बात कही, मार्केट ये बीच बीच में ऐसे फेजेस देगा आपको। लोगों को निकालना ज़रूरी होता है बीच बीच में लोगों को निकालना ज़रूरी होता है और ये फ्राइडे को भी हुआ। देखिए फ्राइडे का ट्रेड सेटअप फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे आई पॉपिंग तो वही नंबर थे FII और DII के। FII ने 14,000 करोड़ की बाइंग की, DIIs ने 4400 करोड़ का सेल किया। ऑब्वियसली ये होगा जब FIIs इतनी बाइंग करें तो DIIs को क्या ज़रूरत है बाय करने की, वो अपना कैश रीबैलेंस करेंगे। और उसके बाद जो अगले दो नंबर, ये देखिए बार ये पूरा एक सीधा बुर्ज खलीफा खड़ा हो गया हमारे यहाँ पर FII की बाइंग का। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में 9,000 करोड़ की बाइंग और स्टॉक फ्यूचर्स में 16,000 करोड़ की बाइंग। तो कुल मिलाकर 16 और 9 25 को 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ की बाइंग। और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, हालांकि बैंक निफ्टी भी बाइंग है 2,000 करोड़ की, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में 7,000 करोड़ की बाइंग, 7,000 करोड़ की बाइंग निफ्टी फ्यूचर्स में। और इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड आएगा। और ऑप्शन राइटर्स की बहुत पिटाई हुई पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते हर दिन ऑप्शन राइटर्स को पीटा गया, क्योंकि ये आई थिंक काफ़ी एक ईजी ट्रेड बन गई थी इंडियन मार्केट में कि आप ऑप्शन राइट करें, तो उनकी काफ़ी पिटाई हुई। और ये 9,145 करोड़ की बाइंग, ये पिछले 5 महीने में कैश, निफ्टी फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में मिलाकर एक दिन की सबसे बड़ी खरीदारी है। लॉन्ग शॉट का चार्ट देखिए अब आप, वो नंबर्स आपने देखा नहीं होगा ऐसा लॉन्ग शॉट। 1 लाख के करीब लॉन्ग ऐड हुए, 36,000 के करीब शॉर्ट कम हुए, कुल मिलाकर 1,34,000 के करीब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। और ये देखिए ये किस तरीके से ऊपर भागा। ये पिछले 3-4 दिन से साइन दिखा रहा था, धीरे 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 अब सीधा एक बार में इतना ऊपर, और वो टेबल फॉर्मेट में आएगा। अब हम 76% नेट लॉन्ग, 3,59,000। मेरे ख्याल से हमारा पीक 4 लाख का रहा है, 4 लाख लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का हमारा पीक रहा है। आज जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, हो सकता है हम आज 4 लाख हिट कर दें, जिस तरीके से ये हो रहा है। तो शानदार मोमेंटम। बस 1-2 चीज़ें ऐड कर देता हूँ, थोड़ा कॉशन भी ज़रूरी है। इंडिया विक्स 2.25% बढ़ा है और पुट कॉल रेशो 1.5 पर आ गया है, 1.5 पर आ गया है पुट कॉल रेशो। ये एक इम्पॉर्टेंट है। और आज अगर और मार्केट ऊपर खुलेगा तो पुट कॉल रेशो थोड़ा और ऊपर आएगा। आज के गैप अप के बाद आप फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते। मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ क्यों मार्केट में रहना ज़रूरी होता है, क्यों कैरी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद आप कैसे लेंगे। प्लस पुट कॉल रेशो इतना एलिवेटेड हो जाएगा, हो सकता है बीच में एक आध बार मार्केट आपको झटके भी दे, 150-200 पॉइंट निफ्टी एकदम से गिर जाएगा। ये सब होंगे गेम्स, एल्गो ट्रेडर्स के गेम्स होंगे, ये सभी इनके लिए आपको तैयार रहना है। तो इसके लिए वो सिस्टम का स्टॉप लॉस काम करेगा आपके लिए। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में कोई नया स्टॉक ऐड नहीं हुआ, लेकिन एक स्टॉक बैन से बाहर हो गया, OFSS, तो वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग था। सॉरी, बिरला सॉफ्ट बैन से बाहर हुआ है, OFSS नहीं बाहर हुआ, बिरला सॉफ्ट बैन से बाहर हुआ है। और कुछ लॉन्ग पोजीशन जो इंटरेस्टिंग थी, बस लॉन्ग पे रहते हैं, ICICI बैंक और M&M। ICICI बैंक में 27% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, महिंद्रा एंड महिंद्रा में करीब करीब 16% का बिल्डअप था। सेटअप शानदार है, ओवरबॉट है, लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड भी रहता है, तो ओवरबॉट भी है तो क्या तकलीफ है। बढ़िया, शानदार सेटअप है। अब आइए आज के सेशन में निफ्टी बैंक के अप्रोच की तरफ बढ़ा जाए। फ्राइडे का वो गजब का निफ्टी का चार्ट तो रह के आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और बढ़िया अपन ने ट्रेड एंजॉय करा है। अपने लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस था 25,250 का, सख्त स्टॉप लॉस की बात हुई थी।
हम सिस्टम में स्टॉप लॉस के साथ हैं, और कितनी बार चर्चा हुई थी जब तक स्टॉप लॉस बाहर नहीं निकालेगा, सिस्टम बाहर नहीं निकालेगा, अपन इस मोमेंटम को एंजॉय करेंगे। फ्राइडे को बात हुई थी इंट्राडे पोजीशंस में सिर्फ उतरने का मन, आखिरी 1 घंटे में फैसला लेंगे पोजीशंस या ट्रेड कैरी करने हैं या नहीं। और कमाई का अड्डा में ये बात हुई कि लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें। इस बाजार में नई तेजी की शुरुआत हो रही है। फ्राइडे को ट्रेड एंजॉय करा, जाते जाते वो बोल्ड कॉल लिया, और आज भी उस गैप को हम एंजॉय कर रहे होंगे। और क्या तेजी थी, अपना पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस सब तोड़ के निकल, सब तोड़ दिया। अब हफ्ते की शुरुआत फिर बढ़िया गैप के साथ। तो जिन्होंने फ्राइडे के साथ ट्रेड अपने साथ ले रखा है और जो अपने साथ जुड़े हुए हैं इस ट्रेड में, सबके लिए रणनीति क्या है, और अब निफ्टी के लेवल्स कैसे वॉच आउट करने, क्या वॉच आउट? देखिए, पहली बात तो अब इस मार्केट में मैं लिख दूं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये हायर रेजिस्टेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। सारी रेजिस्टेंसेस जो है ना मार्केट में वो इमेजिनरी हैं, काल्पनिक जो होती है ना वो हैं। वो एक सीरियल आता था चंद्रकांत था, उसमें वो जो हम एक कल्पनाएं होती थी, वो कल्पना है बेसिकली। आपने कल्पना कर ली कि अब ये रेजिस्टेंस है, या डांट फेंक दिया कि ये रेजिस्टेंस है। अब ये मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली मार्केट नहीं है। अब ये मार्केट है, आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है या आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। अब ये वो वाली मार्केट है, क्योंकि ये हम ट्रेड कर रहे हैं ब्लू स्काई जोन में। ब्लू स्काई जोन में जब हम बात करते हैं, गाबा सर तो खैर पायलट है, उनसे पूछेंगे, ब्लू स्काई जोन में टर्बुलेंस नहीं होती, ठीक है। तो ब्लू स्काई जोन में अब आप ट्रेड कर रहे हैं। अब अगले लेवल्स टू वॉच क्या होंगे, 25,900 से 26,000। अब वहाँ तो हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं। 26,000 पर मुझे लग रहा है कि एल्गो बेस्ड ट्रेडर शायद प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि अगर इंट्राडे में आप 26,000 हिट करते हैं तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो 26,000 पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी सी आनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 26,000 पर मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता, हो सकता है 2-3 दिन बिता भी दे 26,000 पर, वो 2-3 दिन उसको 26,000 को निकालने में लगा दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फिर एक बड़ी रैली आएगी जो आपको वो 27,272 के साथ रहेगी। BTSD लॉन्ग अगर आप हैं तो खुलते ही बुक करें, 200 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। BTSD लॉन्ग को ज़्यादा नहीं चाहिए, वैसे ही ऑप्शन के प्राइसेस एकदम से ज़बरदस्त बढ़ते हैं। BTSD लॉन्ग खुलने के साथ ही बुक करें, और या फिर स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, जो आपकी मर्जी है। स्विंग लॉन्ग और पोजिशनल लॉन्ग अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 25,550 का, जो मैंने शुरू में भी मेंशन किया था। अगली लाइन पर आ जाइए, तो वो आपके लिए अब स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद इस मार्केट में आपको हर डिप पर बेसिकली बाइंग करनी है। डिप जहाँ भी मिले वहाँ पर बाय करिए, और जितना 25,550 के करीब खरीदेंगे उतना बेटर रहेगा, और 25,550 का एक बेसिकली आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो वो कहाँ करनी है, देखिए फ्रेश बाइंग करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पहले 1 घंटे का वेट कर लें फ्रेश बाइंग के लिए, और उसके बाद डिसाइड करें। 1 घंटा आपने वेट किया, देख लिया कि भाई मार्केट टिक रहा है, अगर टिक रहा है तो फिर फर्स्ट आवर के बाद आप बाय करेंगे अगर, तो आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड होगा सिस्टम में। पहले घंटे का लो, उसमें से 50-60 पॉइंट माइनस कर दीजिए, तो उस जो भी वो लो बनेगा उसके हिसाब से उसमें एक 50-60 पॉइंट माइनस कर दीजिए, और उसको स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा आज डायरेक्टर साहब मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ये इशू है, लेकिन ये एक बेसिकली आज की अप्रोच होगी निफ्टी की। बिल्कुल ठीक है। तो अपने BTSD सौदों को खुलते ही बुक करें, आपको बहुत बढ़िया गैप एंजॉय करने को मिल रहा है। और हमारे साथ जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं वो 25,550 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। निफ्टी बैंक अब फ्रंट चर्चा हो गई है, खैर अब लीडरशिप उसके पास है, लेकिन करना क्या है? देखिए निफ्टी बैंक में अब एक ट्रेड बहुत सिंपल है। निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस कहाँ मिली थी हमको, जब 53,350 की। कितने लोगों ने कहा था कि डबल टॉप बन गया, डबल टॉप बन गया। मैंने व्यू लिया था कि डबल टॉप नहीं हुआ, डबल टॉप ऐसे नहीं बनते। अगर डबल टॉप होता तो वहाँ से हम 1000 पॉइंट करते। 53,350 जो रेजिस्टेंस थी ना आपकी, अब वो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। 53,350 53,350 के एक सपोर्ट के साथ एक स्टॉप लॉस लगाएं, और हर गिरावट में ऐड करें, बेसिकली कैरी करें पहली बात तो, और हर गिरावट में ऐड करें। और अब लेवल्स टू वॉच जो बैंक निफ्टी पर अब आगे लेवल्स ओपन होने वाले हैं, 54,000, 54,500 और फिर 55,000। जी हाँ, ये 3 लेवल्स हैं। 54,000 के तो ऊपर हम आज खुलेंगे मेरे ख्याल से। 54,500 मुझे लग रहा है कि आपको आज इस हफ्ते में या इस एक्सपायरी से पहले मुझे लग रहा है 54,500 टू 55,000 ओपन हो सकता है। और आशीष, ये व्यू मैंने लिया था जब बैंक निफ्टी ने वो फर्स्ट साइन दिखाए थे कि अब बैंक निफ्टी ने चलना शुरू किया है। अब तो कहना बहुत आसान है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है, अब तो मैं भी खैर रिपीट ही कर रहा हूँ उसको, लेकिन ये व्यू लिया गया था करीब 2 हफ्ते पहले कि अब बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग इंडेक्स है। निफ्टी का टाइम भी आया था, अब बैंक निफ्टी का टाइम है। ये मार्केट में पोजीशन कैरी करने का और वेल्थ क्रिएशन का टाइम है। देखिए वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करनी है ना,
तो यार आपको बने रहना होगा मार्केट में भी और अच्छे स्टॉक्स में भी। डे ट्रेडर्स भी पैसा बनाएंगे, ऐसा नहीं कि डे ट्रेडर्स पैसा नहीं बनाएंगे, डे ट्रेडर्स भी पैसा बनाएंगे, लेकिन असली पैसा जो है ना वो पोजिशनल लॉन्ग्स या फिर जो कैश मार्केट में लेकर चलेंगे वो बनाएंगे बेसिकली। बहुत बढ़िया। यह है निफ्टी, यह है निफ्टी बैंक का आज मंडे का अप्रोच। मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, कुछ ही देर में उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। आज के बिग स्टॉक्स में जाऊं उससे पहले एक इशू आ रहा है। वीकेंड पे अपनी टीम ने अपडेट करा था कि एक्सचेंजेस ने अपडेट दिया है कि अब से सरकारी कंपनीज पीएसयूज भी एडवांस सर्विलेंस के एएसएम मैकेनिज्म के अंदर आएंगी, और आज शायद कुछ आ भी गई ऑलरेडी उस एप्लीकेबिलिटी के बाद। क्या मायने इसके, ये इस करने के पीछे कोई खास रीजन? देखिए, पहली बात तो न्यूज़ बता दें कि यह हुआ क्या है। पीएसयूज भी अब एएसएम में आ गए हैं, मतलब जो निगरानी थी सरकारी कंपनियों की भी होगी अब एएसएम में। और क्योंकि काफ़ी पीएसयूज हैं आशीष जहाँ पर फ्लोट है ही नहीं, वो हमने बात भी जैसे KIOCL वगैरह वगैरह काफ़ी स्टॉक्स थे। एएसएम मतलब एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। अब तक पीएसयू कंपनियों पे एएसएम नहीं लगता था। सेबी की एक जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैं भी गया था और ये सवाल पूछा गया था सेबी से मैंने कि हम पीएसयूज को क्यों नहीं डालते हैं एएसएम में। तो मुझे खुशी है कि वो आया। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सारे जो है सभी एएसएम के दायरे में आएंगे, और ऑलरेडी स्टेज 1 में आपने ऐड कर दिए हुडको, IFCI, इरिडा, NBCC, ऑयल इंडिया, RVNL। और लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में क्या होगा यहाँ पर, ये सब पोजीशन पर आपको 100% मार्जिन देना होगा पीएसयू स्टॉक्स में भी, और नई पोजीशन पर 100% मार्जिन, सर्किट लिमिट 5% पर आएगी। और स्टेज 4 में कौन सी कंपनी ऐड हुई है? कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड स्टेज 4 में शामिल हो गई है। इसका मतलब क्या है? कोचिन शिपयार्ड अब ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में आ गया है। ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में सोचा था, कभी सुना था पीएसयू स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में आएगा? इससे हुआ क्या है, रेगुलेटर पर भरोसा बढ़ा है आपका। क्योंकि देखिए, वरना क्या होता है ना, कई लोग कहेंगे अच्छा आप तो सिर्फ एसएमई के पीछे बैठे हैं, आप तो सिर्फ छोटी कंपनियों के पीछे, सीधा पीएसयू कंपनियों को भी लाए, तो उससे रेगुलेटर के ऊपर भरोसा बढ़ेगा कि नहीं। यहाँ पर भी अगर कुछ मस्ती हो रही है तो वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगी, ये एक अच्छी चीज़ है बेसिक। बढ़िया है, चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे भी आते हुए मस्ती हो रही है, तो उसको कर्टेल करने की रेगुलेटर और एक्सचेंजेस की तैयारी। वो आज से इंक्लूडेड जो लिस्ट में, वो भी प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पर रख दिया आपके लिए।